नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 5 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज के बारे में आपको बताऊं, पहले कोट डिस्कस कर लेते हैं। नो ट्री इट इज सेड कैन ग्रो टू हेवन अनलेस इट्स रूट रीच डाउन टू हेल। क्या मतलब है इस चीज का? देखो इस कोट में ना हेवन का मतलब क्या है? हेवन का मतलब है इनलाइटमेंट, विजडम, पीस, सक्सेस। और हेल का मतलब क्या है? हेल का मतलब है यहां पे अंधकार, स्ट्रगल्स, पेन, सफरिंग, ये सब हेल है। तो कोट का मतलब देखो ये है, बिना स्ट्रगल के आपको कभी असली सफलता नहीं मिलेगी। जितनी ज्यादा स्ट्रगल आप एक्सेप्ट करोगे इतना ही ज्यादा आप ग्रो करोगे। पेड़ की जड़ें जितना ज्यादा नीचे जाती हैं उतना ही पेड़ ऊपर जाता है। समझे? जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी जबरदस्त सक्सेस। जिनका ये कोट है ना, C.G. जंग, इनका ना एक कंसेप्ट है द शैडो। शैडो कंसेप्ट में यह कहा गया है कि हर इंसान के अंदर ना एक डार्क साइड होती है। इनसिक्योरिटीज, ईगो, फियर, एंगर, जेलसी, वीकनेस, ये सारी कमियां हर एक इंसान के अंदर होती हैं। वो लोग जो अपनी शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो देखो रियल ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। और वो लोग जो अपनी बुराइयों से भागते हैं वो कभी लाइफ में देखो ग्रो नहीं कर सकते। समझे? आप अनेकों एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे अब्राहम लिंकन का कई बार एग्जांपल दिया जाता है। अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन, लेकिन आप उनका जीवन देखोगे ना, जीवन भर उन्होंने फेलियर और डिप्रेशन से लड़ा है। लेकिन लास्ट में उन्होंने इतना महान काम किया, स्लेवरी को उन्होंने एबोलिश किया। वो देखो फेलियर और डिप्रेशन से लड़ के ही डेमोक्रेसी के एक महान नेता बने। आप कोई भी एग्जांपल हमारे देश से एग्जांपल उठा लीजिए, B.R. अंबेडकर, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इवन वो तो स्कॉलरशिप के पैसे से पढ़े थे। स्वामी विवेकानंद जी का एग्जांपल आप ले लीजिए। जब देखो आपको इस प्रकार के कोट्स को एक्सप्लेन करना हो ना, अब वैसे आपने हेल और हेवन को तो एक्सप्लेन कर दिया, आप ट्री में भी जो रूट्स हैं, रूट्स को बता सकते हो। ये हैं इंसान की डिफिकल्टीज, दुख, स्ट्रगल, और जो ये तना है पेड़ का, इसे आप बता सकते हो ये इंसान की प्रेजेंट ग्रोथ है। और जो पत्तियां वगैरह हैं ये हैं इंसान की सक्सेस। तो इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हो कोट्स को। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का इनकम टैक्स बिल 2025 से संबंधित। फिर दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू का वोटर आईडी में फ्रॉड से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो देखो इनकम टैक्स बिल 2025 से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो नया जो इनकम टैक्स बिल 2025 है ना, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये बिल ना पुराना जो एक्ट है ना इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको रिप्लेस करेगा। देखो सरकार का ये कहना है जो नया बिल आया है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट को ना बिल्कुल सिंप्लीफाई करेगा। और कोर्ट में इनकम टैक्स लॉ से संबंधित जो लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा जाती है ना, केसेस बहुत ज़्यादा जाते हैं, कम केसेस जाएंगे अगर नया बिल पास हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आसान होगी, तो कोर्ट में केसेस कम जाएंगे। सरकार का यह भी कहना है नया जो इनकम टैक्स लॉ होगा ना, ये बिल अगर पास हो गया तो एक्ट बन जाएगा, ये फेयर होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, किसी प्रकार की एम्बिग्यूटी नहीं होगी। सरकार का तो देखो ये सब कहना है, बट आज इस आर्टिकल में ना राइटर का व्यू थोड़ा अलग है। राइटर बोलते हैं ऐसा देखो होने नहीं वाला है, क्योंकि नए बिल में ना कुछ खास बदलाव सरकार ने किया नहीं है। बातें बड़ी बड़ी सरकार कर रही है, लेकिन नया जो बिल है वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना पहले वाला था। राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ में। क्योंकि देखो आर्टिकल में तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं दी होती ना, राइटर जितने भी अपने व्यूज होते हैं सारे एक ही फ्लो में प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अक्सर मैं आपको बोलता हूं हमारे लिए जरूरी ये है उसमें से हम गिनती के पॉइंट्स निकालें। ये 6 पॉइंट्स हमारे आंसर्स में यूज होंगे। भाई इनकम टैक्स बिल 2025 का क्रिटिसिज्म क्या है, कौन कौन से 6 पॉइंट्स हैं, वो हमारी उंगलियों पे होने चाहिए। तो इसके लिए
मैंने अलग से पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। सबसे पहला है पॉइंट टैक्स लॉ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब नए इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या कमी है। राइटर देखो ये बोलते हैं, सरकार कहती है कि 1961 का जो एक्ट था इनकम टैक्स वाला, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस दी हुई थी, और उसमें ना यानी 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में ना बहुत सारे नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज थे। आप बोलोगे सर आसान भाषा में बताइए ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लास कौन से होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 1961 का जो एक्ट था ना, उसमें एक प्रोविजन था सेक्शन 10C। सेक्शन 10C में ये लिखा हुआ था 5 लाख तक का VRS अमाउंट जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है और सीधा उसको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह प्रोविजन था सेक्शन 10C में। इसके अलावा एक और सेक्शन में अलग प्रोविजन था, सेक्शन 89(1) में यह लिखा हुआ था कि अगर पूरे साल की सैलरी एक ही बार में मिल जाती है, लमसम मिल जाती है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूं। दो अलग अलग प्रोविजन हो गए, सेक्शन 10C और सेक्शन 89(1). सेक्शन 10C में लिखा हुआ है 5 लाख तक का VRS अमाउंट अगर मिलता है तो उस पर टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। सेक्शन 89(1) में लिखा हुआ है पूरे साल की सैलरी एक बार में मिल जाती है तो उस पर टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, या फिर टैक्स कम मिलेगा, जो भी है कम लगेगा। अब देखो दोनों सेक्शंस में मान लीजिए कन्फ्लिक्ट है, तो ना इस प्रकार से बातें, दो सेक्शंस में कन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ना इस प्रकार से चीजें लिख दी जाती थी, नोट विद स्टैंडिंग एनी प्रोविजन इन एनी अदर सेक्शन ऑफ एक्ट। इसका मतलब यह हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता एक्ट में कोई और प्रोविजन है इससे रिलेटेड, यही अप्लाई होगा, यही प्रिवेल होगा। मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, दो सेक्शंस में आपस में कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में ना यह लिख दिया गया नोट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन इन एनी अदर पार्ट ऑफ दिस एक्ट। मतलब इससे रिलेटेड कहीं पर कोई भी प्रोविजन है, फर्क नहीं पड़ता, यही प्रिवेल करेगा जिसमें यह नोट विद स्टैंडिंग लिख दिया जाता है। तो ये होते हैं नॉन ऑब्स्टेंट क्लाज। अब नए बिल में क्या किया गया है, नए बिल में नोट विद स्टैंडिंग की जगह ना इररिस्पेक्टिव लिख दिया गया है, बस इतना सा चेंज किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजन रिलेटेड टू दिस इन एनी अदर सेक्शन ऑफ द एक्ट, दिस सेक्शन विल प्रिवेल। मतलब इसी सेक्शन की चलेगी जहां पर यह लिख दिया जाता है इररिस्पेक्टिव। अब राइटर बोलते हैं वर्ड ही तो चेंज कर दिया, पहले वर्ड था नोट विद स्टैंडिंग, अब वर्ड है इररिस्पेक्टिव। लेकिन दो सेक्शंस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, वो कन्फ्लिक्ट तो आपने अभी भी दूर नहीं किया ना। पुराने एक्ट का क्रिटिसिज्म यह था कि अलग अलग सेक्शंस के बीच में कन्फ्लिक्ट है। मजे तो तब आते जब आप उस कन्फ्लिक्ट को दूर करते। अभी आपने सिर्फ वर्ड चेंज कर लिया, नोट विद स्टैंडिंग की जगह इररिस्पेक्टिव लिख दिया। क्या इससे लॉ सिंप्लीफाई हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो दुनिया भर में ना टैक्स लॉज को बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में लिखने का ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल यूके ने ना 2009 में अपने टैक्स लॉज को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। सिंपल लॉज का फायदा क्या होता है, टैक्स पेयर्स सिंपल लॉज को समझ पाते हैं तो उसे फिर कंप्लाई भी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और लिटिगेशन कम से कम जाती है। अगर आप टैक्स लॉज को कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना तो वो टैक्स पेयर को समझ में आएगा और ना ही टैक्स इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटीज की चलेगी, फिर मामला ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाएगा। तो इंडिया में जो ये नया बिल आया है इनकम टैक्स बिल 2025, क्या इसमें इस अप्रोच को फॉलो किया गया है? राइटर कहते हैं नहीं। लैंग्वेज देखो उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना पहले थी। काफी सारी क्रॉस रेफरेंसेस को यूज किया गया है। आप बोलोगे सर क्रॉस रेफरेंसेस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंसेस जैसे सेक्शन 10 में कुछ लिखा हुआ है, तो सेक्शन 10 में जो लिखा हुआ है ना, तो सेक्शन 10 में यूं लिख दिया जाता है लैंग्वेज में कि विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ इनकम गिवन इन सेक्शन 11। मतलब एक सेक्शन के अंदर दूसरे सेक्शन का मेंशन, यह होता है क्रॉस रेफरेंस। मतलब आप एक सेक्शन के अंदर किसी और सेक्शन की बात कर देते हो कि हाँ हमने वो उस सेक्शन में लिखा था। तो भाई
सिंपल लिख दो ना, आप कॉपी पेस्ट कर दो या फिर सिंप्लीफाई करके लिख दो। एक सेक्शन के अंदर बार बार दूसरे सेक्शन का मेंशन करोगे तो ये क्रॉस रेफरेंस हो गया, इससे लैंग्वेज और ज़रा टफ हो जाती है। कई बार एडिटोरियल में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बोलता हूं कि 29 दिसंबर की डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था, तो जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे सर यहीं बता दो ना, अब कौन 29 दिसंबर की डिस्कशन में जाएगा, वहां पे सुनेगा। तो ये गलत अप्रोच है। आप बोलोगे सर आप गलत अप्रोच अपनाते हो, मैं तो देखो टाइम बचाने के लिए करता हूं ना भाई। मुझे एक बैलेंस स्टैब्लिश करना होता है पुराने और नए एस्पायरेंट्स के बीच में। जो जिन लोगों ने पहले सुना है वो ये बोलेंगे सर आप रिपीट क्यों कर रहे हो, बट यहां पे तो अलग चीज है ना। क्रॉस रेफरेंसेस कम से कम होनी चाहिए। क्रॉस रेफरेंसेस जब बार बार आती है ना, लैंग्वेज टफ हो जाती है फिर। नेक्स्ट पॉइंट, इज दिस रियली ए न्यू लॉ? देखो सरकार तो कह रही है कि हम नया बिल लेके आए हैं, और ऑफिशियली देखें तो नया बिल ही है, बट राइटर बोलते हैं क्या नए बिल में फंडामेंटल चेंजेस हैं? आंसर है नहीं। जैसे देखो नए बिल में ना एक सेक्शन है, सेक्शन 249। अब इस सेक्शन 249 में ना इनकम की डेफिनेशन दी गई है। इनकम की डेफिनेशन का जो रेफरेंस है ना, वो पुराने 1961 एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 24 से लिया गया है। तो राइटर बोलते हैं जब देखो पुराने लॉ का ही रेफरेंस लेना है, 1961 के एक्ट का ही रेफरेंस लेना है, जैसे नए बिल में इनकम के लिए लिया गया है, तो फिर नए बिल की जरूरत क्या थी? आप पुराने एक्ट से क्यों रेफरेंस ले रहे हो? फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। सरकार कहती है देखो नए बिल से ना लिटिगेशन कम होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखो कुछ अलग है। जैसे देखो एक यहां पे ना दो चीजों के बीच में डिबेट चलती है, रीजन टू बिलीव वर्सेस इंफॉर्मेशन। पहले क्या हुआ करता था, किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट ना असेसमेंट स्टार्ट हो सकता था जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को यह लगता था कि उनके पास में रीजन है बिलीव करने के लिए कि टैक्स छुपाया गया है, इसलिए हम उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ना 2021 में ना रूल्स चेंज कर दिए गए। 2021 में यह बोल दिया गया पहले रीजन टू बिलीव होना जरूरी था, बट अब अगर टैक्स अथॉरिटीज के पास में इंफॉर्मेशन है ना, तो फिर किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट असेसमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो राइटर बोलते हैं देखो पहले वाला प्रोविजन सही था, रीजन टू बिलीव वाला। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास में रीजन होता था बिलीव करने के लिए कि टैक्स छुपाया गया है। अब इंफॉर्मेशन के आधार पे ही असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, बहुत वेग डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की। यानी अब ज्यादा जल्दी से असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट, जो कि गलत चीज है। लिटिगेशंस ज्यादा होती हैं इससे। इसके बाद देखो सबसे बड़ा कंसर्न है सर्च एंड सीजर पावर्स का मिसयूज। देखो अब ना टैक्स ऑफिशियल्स ना इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन है ना नए बिल में, वो काफी ज्यादा ब्रोडन कर दी गई है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल्स सब आता है। अगर कोई देखो अगर कोई टैक्स पेयर डिनाई करता है अथॉरिटीज को कि मैं अपना ईमेल का एक्सेस नहीं दूंगा, ट्रेड सीक्रेट्स हैं ईमेल के अंदर, लीक हो जाएंगे, आप सबको बता दोगे, तो फिर देखो अथॉरिटीज जो हैं वो जबरदस्ती कर सकती हैं टैक्स पेयर के साथ में। तो ये तो गलत है ना, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट की 2017 की पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जो नया बिल है इनकम टैक्स बिल, ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है एक प्रकार से। कोई पर्सन अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से ईमेल सब कुछ देगा अथॉरिटीज को। अब कोई जरूरी थोड़ी है, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत खराब है, सरकार चीजें लीक कर देती है। अब जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट या फिर जो IRS ऑफिसर हैं, उन्होंने लीक कर दिया जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ट्रेड की मुख्य बातें हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? कोई अकाउंटेबल होगा? नहीं। राइटर बोलते हैं अगर देखो आपको ऐसा ही करना ही था ना, तो जुडिशियल ओवरसाइट का होना जरूरी था कि हाँ भाई जुडिशरी की निगरानी में ये सब हो। आप ऑफिसर्स को पावर दे रहे हो लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हो, उनके ऊपर ओवरसाइट करने के लिए कोई नहीं है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं जब देखो नए बिल की जो कोर फिलोसफी है वो पुराने कानून जैसी है, तो नए बिल का फिर फायदा क्या है?
सिर्फ थोड़ा बहुत टैक्स चेंज करने से, सिर्फ माइनर सिंप्लीफिकेशन से प्रॉब्लम थोड़ी ना सोल्व होती है। लिटिगेशन कम होने की जगह देखो बढ़ सकता है। और टैक्स पेयर्स एक तरफ, दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स, दोनों के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज वैसी ही हैं जैसा पिछले एक्ट में थी। यानी कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि सर्च एंड सीजर में ना और ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं अथॉरिटीज को, जो कि टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट है। तो ये बात राइटर बोलते हैं। सॉल्यूशंस में सिंपल वही बातें जो हमने डिस्कस की। एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर दो, बजाय नए बिल लाने के प्लेन सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करो। जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए टैक्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और पार्लियामेंट को ड्रैकोनियन जो प्रोविजंस है उसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। क्रॉस रेफरेंसेस कम से कम हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वोटर आईडी कार्ड्स में ना धांधलेबाजी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये आर्टिकल भी थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, जो इलेक्शंस होते हैं उनकी इंटीग्रिटी क्यों मैटर करती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी का ना एक फाउंडेशन पिलर है। अगर लोगों का इलेक्शन पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम सिर्फ ये नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये भी है, ये इंश्योर करना कि इलेक्शन की प्रोसेस फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्रेडिबल हो, लोगों का विश्वास हो इलेक्शंस पे। बट देखो हाल ही में ना कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पे ना सवालिया चिन्ह लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन उठा वोटर नंबर्स का सडन इंक्रीज। जैसे देखो महाराष्ट्र में ना जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे अप्रैल मई 2024 में। तो उस समय जितने वोटर्स थे ना, उसके 6 महीने बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए, असेंबली इलेक्शंस महाराष्ट्र में सिर्फ 6 महीने के बाद कंडक्ट हुए थे, तो वोटर्स की संख्या एकदम से 48 लाख बढ़ गई। कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज ने इस पे सवाल उठाए, ये कैसे हो सकता है कि 6 महीने बाद, लोकसभा के 6 महीने बाद जब असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं तो 48 लाख नए वोटर्स ऐड हो गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे इसकी। राइटर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, मतलब लोकसभा के बाद तुरंत असेंबली इलेक्शंस हुए और वोटर्स की संख्या बढ़ गई हो, पहले भी ऐसा होता है। बट देखो 48 लाख नंबर काफी ज्यादा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन उठे, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए था। मतलब समझ गए, वोटर्स की संख्या बढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा वोटर्स बढ़ जाना 48 लाख, वो भी सिर्फ 6 महीने बाद इलेक्शन जब कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसका प्रॉपर जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए था। एक और नई चीज देखो ना, वोटर आईडी कार्ड पे ना एपिक नंबर होता है। एपिक नंबर क्या होता है? एपिक नंबर को ना आप आधार कार्ड की तरह बांध सकते हो। जैसे ये देखो ABC 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक वोटर के लिए अलग होता है। जैसे आधार कार्ड का नंबर हर एक वोटर के लिए अलग होता है ना, वैसे ही हर एक वोटर आईडी पे ये नंबर होता है, हर एक वोटर के लिए अलग होता है। 2 वोटर्स के लिए ये एपिक नंबर सेम नहीं हो सकता। बट दिक्कत ये है कुछ वोटर्स के लिए ना ये एपिक नंबर सेम मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना है कि हाँ कुछ वोटर्स के लिए ये एपिक नंबर सेम है। बट देखो अगर 2 वोटर्स के लिए ये एपिक नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल महेश का भी यही है, रमेश का भी यही है, तो फिर देखो एक पर्सन फिर दूसरे की जगह वोट डाल सकता है, दूसरा वोट नहीं डाल पाएगा। दोनों का एपिक नंबर सेम है तो एक दूसरे की जगह वोट डाल देगा तो दूसरा डाल ही नहीं पाएगा। अगर किसी के पास में मल्टीपल एपिक नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल महेश के पास में मल्टीपल एपिक नंबर्स हैं, तो फिर देखो उसके 2-3 वोटर आईडी हो गए, वो 2-3 जगह वोट डाल सकता है। समझे? अब जैसे महेश है, महेश वैसे बिहार का है, लेकिन एज ए माइग्रेंट वर्कर वो काम करने के लिए महाराष्ट्र में आ गया, तो वहां पे भी उसने नया वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। वहां बिहार में उसका जो वोटर आईडी कार्ड था उस पर अलग एपिक नंबर था, महाराष्ट्र में उसने फिर से वोटर आईडी बनवा ली तो वहां पे अलग एपिक नंबर है। तो महेश तो 2 जगह वोट दे देगा ना, पहले बिहार आएगा देगा वोट और फिर आने के बाद में महाराष्ट्र दे देगा, क्योंकि उसके पास में मल्टीपल एपिक नंबर्स हैं। तो ये सब
फ्रॉड हो सकते हैं अगर मल्टीपल एपिक नंबर्स हैं किसी वोटर के पास में, या फिर सेम एपिक नंबर्स हैं अलग अलग पर्सन्स के पास में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि देखो ये बात सच है कि कुछ वोटर्स के पास में सेम एपिक नंबर है, और वो इसलिए है क्योंकि देखो पहले ना अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टोरल रोल तैयार किया करती थी और ये सारा काम मैनुअल चला करता था। बट अब ऐसा नहीं होता, अब डिजिटलाइजेशन से काम हो रहा है, तो अब इस प्रकार की गलतियां नहीं हो रही हैं। लेकिन देखो फ्यूचर में कैसे इस फ्रॉड को रोका जा सकता है, इसके लिए देखो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, आधार कार्ड से लिंक कर दो वोटर आईडी को। समझ गए? अगर आधार से लिंक कर दिया गया तो डुप्लीकेट वोटर्स को ट्रैक करना और एलिमिनेट करना आसान होगा। लेकिन देखो यहां पे ना दो बड़े इश्यूज हैं। सबसे पहली चीज, आधार जो है वो देखो सिटीजन प्रूफ नहीं है, मतलब सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, आधार सिटीजन्स के लिए नहीं है। इसका मतलब कोई भी देखो फिर आधार के बेसिस पे वोट बनवा सकता है। जो इंडिया में रह रहा है वो आधार के बेसिस पे वोट बनवा सकता है, चाहे वो एज ए सिटीजन एलिजिबल हो या फिर ना हो। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है प्राइवेसी संबंधित। आधार नंबर्स अगर देखो इलेक्टोरल रोल्स पे पब्लिकली अवेलेबल होंगे, अगर इलेक्टोरल रोल्स पे आधार नंबर पब्लिकली अवेलेबल होंगे तो मिसयूज हो जाएगा, दोनों को आपस में लिंक किया जाएगा और डेटा किसी गलत हाथों में पड़ गया तो फिर देखो वोटर्स की ना प्रोफाइलिंग हो जाएगी। ऑलरेडी सरकार स्कीम प्रोवाइड कर रही है, किसके बेस पे? आधार के बेस पे। तो आधार को भी वोटर आईडी से जोड़ दिया गया तो प्रोफाइलिंग हो जाएगी वोटर्स की, कौन कौन किस स्कीम का लाभ प्राप्त कर रहा है। फिर उनको टारगेटेड एड्स, टारगेटेड मैसेज भेजे जाएंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब रूलिंग पार्टी को खास करके इसका फायदा ज्यादा होगा, उनके पास में डेटा की एक्सेस ज्यादा होती है। तो इसके अलावा अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? इसके अलावा देखो अल्टरनेट सॉल्यूशन ये हो सकते हैं, जैसे यूएसए में वोटर आईडी को ना ड्राइवर के लाइसेंस के साथ लिंक किया गया है। फिलीपींस में फिंगरप्रिंट बेस्ड वोटिंग सिस्टम है, बट इंडिया में दिक्कत यह है, हम फिंगरप्रिंट बेस्ड वोटिंग सिस्टम कर दें तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स वोटिंग के दिन चलेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी वैसे तो आ चुकी है, बट दूर दराज के एरिया में इक्विपमेंट जब भेजे जाते हैं तो सारे के सारे ऑपरेट नहीं होते। इलेक्शन वाले दिन बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इंडिया को एक बैलेंस्ड हाइब्रिड मॉडल चाहिए। सबसे पहले सरकार ये इंश्योर करे कि हर एक वोटर के पास सिर्फ एक ही एपिक नंबर हो, और जो अभी धांधलेबाजी सामने आई है वो ना हो। वोटिंग एलिजिबिलिटी सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिट होनी चाहिए जहां पे वोटर एक्चुअली रहता है। माइग्रेंट वर्कर्स जहां पे रह रहे हैं ना, सिर्फ वहीं पे वोट दे सके, जहां के वो हैं वहां पे नहीं। माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा ना जल्दी से रेगुलरली अपडेट किया जाए, टाइमली अपडेट किया जाए। वोटर रोल्स को ना आधार या बायोमेट्रिक डेटा के साथ साथ जोड़ा तो जाए, लेकिन प्राइवेसी का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जैसे वोटर आईडी के ऊपर आधार नंबर को ना मास्किंग कर दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो आधार कार्ड नंबर है 369 ऐसे करके कुछ है, बाद में XX लास्ट में XX02, इस प्रकार से मास्किंग कर दी जाए तो ये सारे कुछ प्रॉपर सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, ताकि ना लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे इलेक्टोरल रोल के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और बार बार लोग ना क्वेश्चन ना उठाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो वैसे तो देखो स्लाइड्स बनी हुई हैं इस आर्टिकल की, लेकिन पॉइंट्स निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं, ताकि पॉइंट्स आप डायरेक्टली यूज कर सको आंसर्स में। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, दुनिया का एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। भारत में टेलीकॉम सेक्टर का देखो डोमेस्टिक मार्केट भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश, और ग्लोबल लेवल पे भी भारत के टेलीकॉम सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। आप थोड़ा डेटा देखिए। टोटल देखो हमारे देश में ना 1187 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं टेलीकॉम के। अर्बन टेलीडेंसिटी 131% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, हर 100 लोगों के पीछे ना कितने लोगों के पास में मोबाइल या फिर टेलीकॉम सर्विसेज की सुविधा है। तो आपको पता है
अर्बन एरियाज़ में कुछ लोगों के पास में 2 मोबाइल फ़ोन होते हैं या फिर 2 सिम वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अर्बन एरियाज़ में टेली डेंसिटी 100% से भी ज़्यादा है, 131% है। लेकिन रूरल एरियाज़ में टेली डेंसिटी अभी थोड़ी कम है, 58% है। रूरल एरियाज़ में देखो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी, फ़ोन काफ़ी महंगे होते हैं, तो बहुत सारे आज भी रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर पाते। जियो, एयरटेल, इन्होंने तो देखो प्लान भी अभी काफ़ी महंगे कर दिए हैं। शुरू में सस्ते बेच रहे थे, अब ये एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, तो अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत रूरल एरियाज़ में है। अब देखो 5G पूरी तरह से देश में रोल आउट नहीं हुई है, कुछ एरियाज़ में रोल आउट हुई है, लेकिन जैसे जैसे पूरे देश में 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी ना, तो देखो पूरे देश में ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, अलग अलग हेल्थ इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। आज जैसे देखो पहले हम कहते थे ना गांव में अच्छे डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे अपोलो है, प्रेक्टो है, टाटा 1mg है। घर बैठे रूरल एरिया से भी ना लोग दिल्ली के, मुंबई के, बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर से ना ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब ये तो बहुत सिंपल चीज़ होगी, काफ़ी पहले से अवेलेबल है। लेकिन आप एडटेक का एग्जांपल ले लीजिए, कैसे पहले सबको दिल्ली आना पड़ता था आईएएस की कोचिंग के लिए, बट अब कितना ज़्यादा आसान हो गया है। लाइव क्लासेस कितना आसानी से बच्चे देख पाते हैं। तो ये सब धीरे धीरे रेवोल्यूशन आ रहा है। 5G जब पूरी तरह से रोल आउट होगी तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्मूथली चलेंगी। बट देखो चैलेंजेस जानते हो क्या है? चैलेंजेस ये भी हैं, जैसे ना शुरुआत में मैंने आपको बताया 5G वाले जो फ़ोन है ना अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, 15,000 प्लस के हैं 5G वाले फ़ोन्स। क्या रूरल एरियाज़ के लोग उन फ़ोन्स को अफोर्ड कर पाएंगे? शायद नहीं। तो इसके लिए सरकार देखो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस तो लेके आई है ताकि रूरल एरियाज़ में लोग 5G वाले फ़ोन से इस्तेमाल कर सकें। जैसे सरकार GST में रिफ़ंड कर रही है ताकि जो 5G वाले फ़ोन हैं वो सस्ते बिक सकें। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कॉस्टली है रूरल एरियाज़ में टेलीकॉम का, तो सरकार उसके लिए भी इंसेंटिवाइज कर रही है। सरकार चाहती है कि जो ये 5G वाले फ़ोन्स हैं ना वो 6 से 7 हज़ार की कॉस्ट में बिकें और रूरल एरियाज़ वाले जो लोग हैं इन्हें यूज़ करें। इवन देखो सरकार की कोशिश ये भी है, जो इलोन मस्क की कंपनी जो कर रही है ना सैटेलाइट से इंटरनेट चलाना, तो इसरो भी इस प्रकार की इसरो ने भी इस प्रकार से सैटेलाइट्स लॉन्च किए। तो सरकार खुद चाहती है कि हम रूरल एरियाज़ में इस प्रकार से सैटेलाइट से इंटरनेट चले, ऐसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें ताकि रूरल एरियाज़ में अच्छी कनेक्टिविटी आए। क्योंकि देखो आज भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, हाई एटीट्यूड वाले एरियाज़ और डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल या फिर नक्सलाइट प्रभावित एरियाज़ हैं, वहाँ पे देखो कनेक्टिविटी की दिक्कत है। लेकिन वहाँ पे अगर सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा तो कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार का प्लान ये भी है, हर एक गांव को ना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए। समझ गए? तो ये काम सरकार कर रही है। इसके अलावा देखो अब ना टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी ना इंडिया एक हब बनता जा रहा है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, तो इसकी वजह से ना टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो हैं वो देश में ही मैन्युफैक्चर होने लगे। पहले इंडिया ना टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करता था, बट अब टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। इसके अलावा देखो लोकल जो ब्रांड्स हैं ना उनको सपोर्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से इन इक्विपमेंट्स को बाहर बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब पहले ना बहुत सारे जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं ना चाइना से इंपोर्ट होते थे, बट सरकार को समझ में आ गया कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चाइना रिलायबल नहीं है। तो इस मामले में देखो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी है, इसी वजह से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा होने लगी है। और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो टेस्ट हैं वो भी देखो रेगुलरली किए जा रहे हैं। लेकिन देखो एक चैलेंज है, चैलेंज जानते हो क्या है? अब ये जो टेलीकॉम वाली कंपनीज है ना, जैसे एयरटेल है या फिर जियो है, ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं, टावर वगैरह लगाती हैं और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन फ़ायदा उठा लेते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। अब OTT प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये नहीं आता, बल्कि व्हाट्सएप वगैरह भी, ये भी OTT प्लेटफॉर्म्स ही हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम है ना ये। अब व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो
वीडियो कॉल कर सकते हो। तो सोच के देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया एयरटेल ने, जियो ने, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से वीडियो कॉल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है व्हाट्सएप। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को तो नुकसान हो गया ना, एयरटेल को, जियो को, इनको तो नुकसान हो गया। तो सरकार चाहती है दोनों के बीच में ना एक रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल हो। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो पैसा कमाती हैं उसका कुछ रॉयल्टी वगैरह या फिर जो भी है थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयर हो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में। तो ये पॉइंट है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। फ्यूचर में सरकार इस प्रकार का रेगुलेशन ला सकती है। फिर देखो, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से संबंधित इशू है। भारत का डेटा भारत के अंदर ही रहना चाहिए, यह है डेटा लोकलाइजेशन। क्योंकि देखो, फॉरेन कंपनीज जो है ना, वो हमारे देश से अपने देश में डेटा ले जाकर उस डेटा का मिसयूज कर सकती हैं। तो इसके लिए ना डेटा लोकलाइजेशन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट साइबर फ्रॉड और स्पैम कॉल से संबंधित है। आजकल देखो, साइबर फ्रॉड और स्पैम कॉल्स जो बहुत ज्यादा आने लगी हैं, इसको रोकने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि देखो, अगर इसी प्रकार से स्पैम कॉल्स आने लगेंगी, बार बार साइबर फ्रॉड होने लगेंगे, तो इन चीज़ों का ना देश की इकोनॉमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मुश्किल से सरकार फाइनेंस में डिजिटलाइजेशन लेके आई, लोग यूपीआई वगैरह पे विश्वास करने लगे, लेकिन साइबर फ्रॉड अगर ज़्यादा होंगे तो लोग फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे विश्वास कम करेंगे, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लास्ट में राइटर बोलते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए सरकार स्किल इंडिया प्रोग्राम में इससे संबंधित कोर्सेज चला रही है। स्पेसिफिकली स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए सरकार ने 2022 से 26 के लिए 8800 करोड़ रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए हैं। इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग सरकार प्रोवाइड करवा रही है थर्ड पार्टीज से। तो सरकार चाहती है कि हमारा देश जो है टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़े। इंडियन मोबाइल कांग्रेस आयोजित हुई थी 2025 में। इसमें टेलीकॉम कंपनीज ने नई नई जो इनोवेशंस हैं वो प्रेजेंट की। अब देखो, 2026 में जब पूरे वर्ल्ड की ये मोबाइल कांग्रेस आयोजित होगी बार्सिलोना में, तब इंडिया की इनोवेशंस वहाँ पे प्रदर्शित की जाएंगी और पूरी दुनिया इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का लोहा मानेगी, इनोवेशंस देखेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित। इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। अभी देखो, टेलीकॉम सेक्टर वाला ही आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। टोटल सब्सक्राइबर्स 1181 हैं। अर्बन में टेली डेंसिटी 131%, रूरल में 58%। रूरल में दिक्कत है कनेक्टिविटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। 5G वाले फ़ोन्स महंगे हैं तो सरकार इसके लिए GST रिफंड कर रही है। बैंक गारंटी को रिमूव कर दिया गया है। सरकार चाहती है ये फ़ोन 6 से 7 हज़ार में बिकें। स्किल इंडिया प्रोग्राम में 8800 सरकार ने एलोकेट किए ताकि ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके। फिर हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए। एक तो OTT वाला था, OTT और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। सरकार का फोकस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि चाइना के इक्विपमेंट्स पे रिलाई नहीं किया जा सकता। सरकार हर एक गाँव को फाइबर ऑप्टिक से जोड़ना चाहती है, सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है ताकि अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ में, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाया जा सके। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ये इनकम टैक्स बिल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर नाराज थे। राइटर कह रहे थे नया बिल तो है लेकिन फंडामेंटली कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी क्रॉस रेफरेंसेस हैं। मतलब एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन का जिक्र है, अभी भी सिर्फ वर्ड चेंज किए गए हैं। जैसे नोट विद स्टैंडिंग की जगह इरिस्पेक्टिव लिख दिया गया है। लेकिन क्या लिटिगेशन इससे कम होंगे? नहीं, लिटिगेशन कम नहीं होंगे क्योंकि देखो, जैसे एक चीज राइटर जिक्र करते हैं, पहले असेसमेंट तभी खुलती थी जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रीजन टू बिलीव हुआ करता था। मतलब रीजंस हैं बिलीव करने के कि टैक्स छुपाया गया है। अब सब सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पे असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन काफी ज्यादा वेग है। तो इनकम टैक्स जो लॉज हैं वो प्लेन होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, तभी लिटिगेशन इंप्रूव होगा, कम होंगे। बट नए बिल में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक आर्टिकल हमने एपिक नंबर वाला भी डिस्कस किया था। कुछ वोटर्स के सेम एपिक नंबर और कुछ वोटर्स के पास में मल्टीपल
एपिक नंबर्स, जो कि गलत है ना। एक पर्सन के पास में एक ही एपिक नंबर होना चाहिए जो 10 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। तो कैसे इस फ्रॉड को रोका जा सकता है? फ्रॉड को रोका जा सकता है या तो देखो एपिक नंबर को आधार से लिंक कर दो, लेकिन आधार होता है रेजिडेंट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए नहीं होता है। तो इसमें फ्रॉड हो सकता है, कोई भी फिर अपना वोटर आईडी बनवा सकता है, रेजिडेंट होगा तो भी। सेकंड कंसर्न हमने डिस्कस किया, प्राइवेसी का इशू था, डेटा चोरी हो सकता है, समझे। तो एक हाइब्रिड मॉडल भारत अपना सकता है, आधार से लिंक तो कर दो, लेकिन ऐसा कुछ इंश्योर करो कि सिटीजन्स ही वोटर आईडी बनवा सकें और रेजिडेंट्स ना बनवा सकें, और आधार अगर प्रिंट हो वोटर रोल के ऊपर तो उसे मास्क कर दिया जाए। तो ये कुछ हमें अपनाने की आवश्यकता है। आज जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, इनकम टैक्स बिल से संबंधित। अब वैसे तो अभी ये सिर्फ बिल है, लेकिन ये पास हो ही जाएगा। आमतौर पे यूपीएससी बिल से संबंधित क्वेश्चन कम पूछती है, इश्यूज पे पूछ लेती है। मतलब इनकम टैक्स बिल नया आया है, क्या आवश्यकता है, एज ए कंसेप्ट कि इनकम टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना है, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। बिल पे थोड़ा कम पूछती है, क्योंकि बिल चेंज हो जाते हैं, अमेंड हो जाते हैं। मतलब इससे पहले कि पास हो उसमें नई रिकमेंडेशंस आए और सरकार कई बार उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, फिर से बिल को री इंट्रोड्यूस कर देती है। इसलिए यूपीएससी बिल को लेके क्वेश्चन कम पूछती है। खैर, आप ये अटेम्प्ट कीजिए, 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।